शांति। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित शाश्वत योगी खेती प्रशिक्षण के इस चौथे सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। पिछले 3 दिन से आप बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि अवश्य ही उन सुनी हुई बातों को आप प्रैक्टिकल में लाएंगे। आप किसान देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। कोई भी देश का संपूर्ण विकास बिना गांव, बिना किसान के संभव नहीं है। आप किसान खेती कर रहे हैं और खेती करने की विधि को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम सीख रहे हैं शाश्वत योगी खेती करना, यानी खेती से हम अपना संबंध जोड़ रहे हैं, प्रकृति से हम अपना संबंध जोड़ रहे हैं। कहा जाता है मनुष्य के जीवन में 3 तरह के संबंध होते हैं। पहला संबंध उपयोगिता का संबंध, दूसरा संबंध है कर्तव्य का संबंध और तीसरा संबंध है भावनाओं का संबंध। हम सभी प्रकृति के साथ भावनात्मक रीति से जुड़े हुए हैं। किसान, खेती और प्रकृति का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, लेकिन आज के मनुष्य ने अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण प्रकृति के सुचारू रूप से चलने वाली जो क्रिया थी उसमें ऐसा हस्तक्षेप किया कि उसके दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। प्रकृति में कितना अनबैलेंस हो गया है और उसके दुष्परिणाम हम खेती में भुगत ही रहे हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत अनुभवी वक्ता हमसे जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी को, जो महाराष्ट्र गोंदिया से हैं। आप पिछले 35 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर किया हुआ है। आप विशेष हमारी जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप रुचि एग्रो फार्म मुंबई के डायरेक्टर हैं। तो आइए हम सभी ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी से सुनते हैं प्राकृतिक फसल संरक्षण के बारे में। नमस्कार, ओम शांति। कृषि और ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण में आज इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने परिचय में देखा सुना कि पढ़ाई के पश्चात, नौकरी के पश्चात मेरा इस क्षेत्र की तरफ, कृषि के तरफ एक झुकाव हुआ और एक प्रेरणा मिली, जिसके वजह से मैं 1997 में नौकरी छोड़कर कृषि को अपना कैरियर कहिए या फिर अपने उपजीविका का साधन कहिए, इसका हमने चयन किया और 1997 से लेके अभी तक बहुत सारी बदलाव हमने कृषि क्षेत्र में देखे हैं। और आज जो मुझे जो विषय दिया गया है फसल संरक्षण, तो इस विषय पर मैं आपके साथ कुछ मेरे जो अनुभव है उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। जब हम फसल संरक्षण की बात करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो या अन्य अनाज हो, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो यही होता है कि हमने लगाया, उगाया, लेकिन हमारे घर तक कितना आएगा, कौन से स्थिति में आएगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये ज़्यादातर निर्भर करता है कि फसल को सुरक्षित हम कितना रख पाते हैं। फसल संरक्षण में 2 चीज़ें हम हमेशा अनुभव करते हैं किसान भाई बहनें। पहला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है,
कि हम चाह के भी कई बार कुछ नहीं कर पाते। इतने सालों से साइंस ने बहुत प्रगति की, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ निकली, तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि संरक्षण करना मतलब कीड़ों से बचाना, कीटक से बचाना, बीमारी से पेड़ पौधों को बचाना। ये हमारे दिमाग में ज़्यादातर आता है, लेकिन मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जो है वो है प्रकृति से हमारे फसल की रक्षा करना। आज वैसे देखा जाए तो प्रकृति से रक्षा करना, ये जो वाक्य जो आया है ये एक्चुअली उल्टा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो हमारी सहायक होनी चाहिए, क्योंकि हर बचपन से लेकर अभी तक प्रकृति ने हमें दिया ही है। और अगर प्रकृति सहायक है तो प्रकृति से सुरक्षा, ये कैसी बात आई दिमाग में? वो इसीलिए आई कि अभी हम सबका अनुभव है कि बीज बोते समय से लेके उस फसल को घर में लाते तक हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों का होता है, इस देश का होता है, लेकिन उसके लिए कोई हम कुछ कर भी नहीं पाते। चलिए हम ये समझ सकते हैं कि कोई कीटक आए तो आपने दवाई डाली, लेकिन प्राकृतिक आपदा आई तो आप कैसे सुरक्षा करेंगे? तो ये एक मुद्दा है, विषय है कि प्रकृति से संरक्षण। तो प्रकृति के संरक्षण से पहले अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब हम हमारे कार्य की शुरुआत करते हैं उस समय ही हमें प्रकृति को साथ लेकर, प्रकृति का सहयोग लेकर हम उस भावना से आगे बढ़े कि हमारे फसल की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रकृति के पांचों तत्वों की है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा जो हमारी जो समस्या है वो हल भी होती है, और ये कई हमारे किसान भाई बहनों का ये अनुभव है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी फसल की सुरक्षा के लिए प्रकृति के पांचों तत्व हमें मदद करते हैं। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव करना, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अनुभव के आधार पर हम उसको कह सकते हैं, और इसके कई सारे ऐसे अनुभव हमारे भाई बहनों के पास हैं। तो प्रकृति से सुरक्षा के समय क्योंकि हम जब बोलते हैं कि सीड हमने ज़मीन में बोया, उसी दिन उस बीज को हमने प्रकृति माँ धरती के स्वाधीन किया, तो उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? उस धरती माता से रिक्वेस्ट होनी चाहिए, उस वायु देवता से रिक्वेस्ट होनी चाहिए, उस अग्नि देवता से रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आकाश से रिक्वेस्ट होनी चाहिए, और पानी से भी जो जल देवता है, कि इनके सहयोग से ही वो बीज पौधों में परिवर्तित होगा और पौधा हमें फल या फ्रूट देगा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारे बहुत सारे अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि अभी बहुत प्राकृतिक आपदा जब आती है तो कभी बाढ़ आती है। हमारे कुछ भाई बहनों का अनुभव है कि बाढ़ में कई दिनों तक उनका गन्ना डूब गया, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ हमने प्रकृति को साथ लिया वो गन्ने का उत्पादन भी अच्छा मिला और उसमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार वो ओले गिरे, जिसके वजह से ऐसा लगा कि पौधों के पूरे पत्ते टूट गए हैं, पौधा बहुत इंजर्ड है। फिर भी जब हम उनको एक सहयोग की भावना लेते हैं, हम अपनी संवेदनाएं देते हैं, हम उनको अच्छे ताकतवर बनने के लिए जब हम अपने विचारों का दान देते हैं, तब वो पौधों में भी एक नई जान सी आ जाती है। तो ऐसे हमारे विचारों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों के ऊपर भी चाहे वो बीमारी हो या कोई संकट हो, उसमें लड़ने की ताकत आती है। अभी कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि हमारे खासकर कई राज्यों में टिड्डी जो एक प्रकोप है, टिड्डी मतलब एक ग्रासहॉपर है, एक कीड़ा है जो लाखों करोड़ों की संख्या में उड़ता है और जहाँ वो बैठता है वहाँ चाहे कोई भी फसल हो उसका पूरा एक रात में ही खा जाता है। तो एक छोटा सा मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो जब टिड्डी दल निकलता है तो लाखों हज़ारों की संख्या में एक जगह बैठता है, फिर वहाँ उड़ता है, फिर और आगे जाकर
अपने फसल को ख़राब करता है। हमारे क्षेत्र में भी 2 बार ऐसा हुआ कि वो आते आते इधर आएगा तो लोगों ने बहुत सारे प्रिपरेशंस किए। किसी ने कहा बाजा बजाइए, डीजे बजाइए, फटाके फोड़िए, और सबसे बड़ा तो सरकार की तरफ से ये देखा गया कि उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कीट मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब फायर ब्रिगेड के टैंक के अंदर ही केमिकल्स, जहरीले पदार्थ डाल के उन कीड़ों को मारना। अब वो कीड़े हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और जब उसको अगर मारते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कीड़ा ही मरता है, उसके अलावा अन्य भी प्रकृति को नुकसान होता है, ये बताने की बात तो है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में पहले बार तो वो डाइवर्ट हुआ, दूसरे बार जब दूसरा अटैक जब आया तब ये देखा गया कि वो हमारे क्षेत्र से 5 किलोमीटर आगे जाकर वो वहाँ बैठ गई है। कृषि विभाग से भी ये देखा गया कि जहाँ हम लेके जाएं फायर ब्रिगेड को और उससे हम स्प्रे करें, लेकिन हम देखते हैं कि खेतों में हर जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके, ये संभव नहीं होता है। तो वहाँ के जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारियों का ये था कि सर आपके पास अगर ट्रैक्टर है और उसमें जो टैंक होती है वो टैंक से स्प्रे किया जाता है, जो ट्रैक्टर आसानी से खेत में जा सके और स्प्रे कर सके, तो वो ट्रैक्टर आप भेजिए। तो ठीक है, हमको सहयोग तो सबका करना है क्योंकि आखिर पूरे गांव की खेती का सवाल था। तो हमने उस टैंकर को, जो टैंक है स्प्रे टैंक, और ट्रैक्टर को जल्दी हमने ड्राइवर को बुलाकर हमने भेजा। लेकिन मन में ये भाव उसी समय भी था कि इस तरह से अगर हम उन कीड़ों को मारते हैं तो निश्चित ही कीड़े भी मरेंगे और उसके साथ साथ अन्य कीटक भी मरेंगे और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि प्रदूषण के स्तर पर, चाहे वो मिट्टी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, उस अन्न का प्रदूषण, तो ये तो होना ही है। तो अंदर से ये लग रहा था कि ये इसका स्प्रे ना हो हमारे ट्रैक्टर से तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे अंदर के भाव है। तो हमने उसको भेजा। भेजने के बाद वहाँ जाने के बाद टैंक में दवाइयाँ भी डाल दी गई और कोशिश ये की गई कि उससे स्प्रे किया जाए। लेकिन ये मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे अंदर से भाव था कि हमारे द्वारा इस तरह का वातावरण का प्रदूषण ना हो और उसके जिम्मेदार हम ना बने। तो देखिए हमारे जिस टैंक में, जो करीब 600 लीटर की टैंक है, उसमें दवाई डाली गई थी। स्प्रे करने की जैसे ही शुरुआत हुई और टिड्डी दल वहाँ से आगे निकल गया और हमारे टैंक के दवा को इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और इसका खास हमारे क्षेत्र का विभाग क्या कहेंगे, एक सबूत के तौर पे है। तो इस तरह से हमको प्रकृति से जुड़ना है और प्रकृति के उन तत्वों का सहयोग लेना है जो हमें फसल संरक्षण में काम आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है, बहुत बड़ा इसका पार्ट है जो हमारे, चाहे आप शाश्वत खेती कहिए, चाहे उसमें आप ऑर्गेनिक खेती कहिए, जैविक खेती कहिए, नैसर्गिक खेती कहिए, गौ आधारित खेती कहिए, ये सारे खेती में, इन सारे पद्धतियों में अगर महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है हमारा प्रकृति के 5 तत्वों का सहयोग। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फसल के संरक्षण के लिए एक हमारे द्वारा बनाया गया संरक्षण कवच कहिए, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ आती है, कीटनाशक आते हैं, फिर उसका और बाइफर्केशन किया गया, उसका डिवीज़न किया गया कि वो रासायनिक कौन से है, जैविक कौन से है, नैसर्गिक कौन से है, बॉटनिकल कौन से हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी राय देकर फसल संरक्षण का कार्य किया जाता है। और आज भारत में मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन कहिए या शेयर की है, वो है रासायनिक कीटनाशक का, जिसके वजह से लाखों एकड़ ज़मीन में रसायन का प्रयोग किया जाता है। और कुछ है, थोड़ा शेयर जो है वो जैविक कीटनाशक का है, कुछ शेयर जो है आजकल किसान काफ़ी जागरूक हो भी रहे हैं कि जिसमें हम नैसर्गिक पद्धति से कीटकों का संरक्षण कैसे करें, इसके ऊपर भी कार्य किया जाता है। तो हमारे जैविक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नैसर्गिक फार्मिंग में हम किसी भी तरह का
रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि इससे होने वाले परिणाम बहुत भयानक है, लेकिन हमारी जो अपेक्षित जो रिजल्ट्स है, उसके परिणाम हैं जो हमें मिलने चाहिए। आज अगर एक बात कहूँ तो जितने भी जैविक पद्धति से, ऑर्गेनिक पद्धति से करने वालों की कुछ न कुछ अपनी समस्या है कि कुछ समय पर उनको कुछ तकलीफ़ें आती है, जिसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि शायद इसका प्रभाव हमें जितना मिलना चाहिए उतना या तो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता होगा। तो इस तरह से एक ये चल रहा है कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से पूरी खेती करना ये तो संभव नहीं है। तो ये बड़ा डिबेट का विषय है। तो लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो उसके परिणाम जो है या उसकी पोटेंसी जो है, तो जिसमें हम ये जैविक कीटनाशक कहिए या हमारे ऑर्गेनिक कीटनाशक कहिए, इनका इस्तेमाल हम करते समय अगर हम उस प्रकृति के पांचों तत्वों के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो इसके परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि फसल संरक्षण में सिर्फ एक मुद्दा नहीं, चाहे वो हम रासायनिक नहीं या जैविक भी अगर कहते हैं, तो उसमें हमारा भावना और प्रकृति के साथ हमारा लगाव, जुड़ाव, प्रकृति से हमारा संबंध और प्रकृति के पांचों तत्वों से मिलने वाला सहयोग, इन सभी का एक कंबाइंड रिजल्ट हम देखेंगे तो निश्चित ही हम हमारे खेती को, जिसको हम परंपरागत खेती के नाम से जानते हैं, जिसमें जो भी अलग अलग विधियाँ है, और इस प्रकृति को जोड़ना और प्रकृति के सहयोग से खेती में उपयोग करना या खेती उसी आधारित करना, इसी को हम यौगिक खेती कहते हैं। और यौगिक खेती में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। जिस जगह हम खड़े हैं इस प्रीमाइसेस में हम देखेंगे कि जब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इधर देखेंगे, इधर भी कुछ पक्षी हैं, चिड़िया हैं, और आवाज़ में आप देखेंगे कि अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। और ऐसे असंख्य जो चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, जो कहीं दिखते नहीं थे, वो सारे हमारे एरिया में आजू बाजू में, चाहे वो अलग अलग चिड़ियाँ कहे या फिर पक्षी कहे या कीटक कहे, तो ये हमारे मित्र कीटक या मित्र पक्षी हमको सहयोग देते हैं। और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हम क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कि वो जो बेड बनाई गई है, देखो बेड के बाजू में वो चिड़िया घूम रही है। वो चिड़िया जैसे जैसे नागर चलेगा, इधर भी हम देख पा रहे, इधर जो अलग अलग प्रकार की चिड़िया हैं। तो चिड़ियों के लिए, पक्षियों को अगर हम अच्छा एक एटमॉस्फेयर देंगे, उनके लिए अच्छा खाद्य मिलेगा, उनकी रहने की व्यवस्था रहेगी, तो वो अपने आप हमारे यहाँ उनका वास होगा। हम देख रहे हैं कि जो बेड बनाए हैं वहाँ फसल संरक्षण में उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, किस तरह से हम उसका पानी का व्यवस्थापन होना चाहिए। इस तरह से हम अगर करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देने के बाद भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए हमारे सभी नैसर्गिक संसाधनों का जितना ज़रूरत है उतना ही हम उपयोग करें, संतुलित वापर करें, तो निश्चित ही मैं कहता हूँ कि चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो चूहे हो, चाहे वो सांप हो, ये सारे हमारे खेती में आजू बाजू में होते हैं और वो हमें मदद ही करते हैं। तो इस तरीके से आज इस बगीचे में देख रहे हैं कि आजू बाजू खेती हो रही है, लेकिन कई सारे पक्षियों की आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। और पीछे भी हम देखेंगे कि उधर हमारा कुछ नर्सरी प्रिपरेशंस भी हैं, तो वहाँ पर भी कीटक ही आकर, जब हम हल चलाते हैं तो ऐसे समय पर कीटक ही हमारा जो एक डिसीज़ मैनेजमेंट का काम जो है उनके द्वारा किया जाता है। अभी हम देखेंगे, जैसा देखा था कि फसल संरक्षण में कुछ कीटनाशक घर के घर में बनाए जा सकते हैं, किसान भाई अपने खेतों में बना सकते हैं। तो उसमें एक बहुत ही लाभदायक और अच्छे परिणाम देने वाला 10 पर्णी अर्क जैसा नाम है, वैसे ही 10 पत्तों का रस निकालकर उस फर्मेंट करके उसका जो पानी निकलता है उससे जब स्प्रे करते तो बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम की जाती है, बहुत सारे कीटक उसमें आते नहीं हैं। तो आज हम विधि देखेंगे।
तो पहले जैसा कि हमने ये देखा कि 200 लीटर का ड्रम है एक एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके ऊपर हम 5 किलो गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर हम डालेंगे और इस गोबर को यहाँ डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र उसको डालेंगे और यहाँ उसको मिक्स करेंगे। इस तरह से वो मिक्स हो गया और इसके बाद अभी जो हमने पत्तियाँ जमा की है वो पत्तियों को इसमें डालना है। तो पहला पत्तियाँ हम लेते हैं नीम की पत्ती, कड़ू नीम की पत्ती। तो करीब 5 किलो कड़ू नीम की पत्ती 200 लीटर के लिए इसका प्रमाण है। तो इसको यहाँ डालेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद उतने ही पत्तियाँ हम पपीता की पत्ती डालेंगे। तो ये पपीता की पत्ती है, जैसा सबको हमको पता है, ये पपीता की पत्ती, इसको डालेंगे। इसके बाद है सीताफल की पत्ती, उसको हम डालेंगे। सीताफल भी हम सब जानते हैं और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये सारी पत्तियां हमको डालते जाना है और मिक्स करना है। तो ये है सीताफल की पत्ती। इसके बाद की पत्तियां सब करीब करीब अंदाज से 2 किलो के हिसाब से हम डालेंगे। तो दूसरी पत्ती हम डालेंगे बेशरम की पत्ती। तो वो इस तरह से पत्ती होती है, ये पेड़ हमको कहीं भी मिलता है। तो ये पत्तियां यहाँ डालनी हैं, इनको बीच बीच में मिक्स करते रहना है। इसके बाद है करंज की पत्ती। इसमें भी काफ़ी अच्छे तत्व रहते हैं जो कीटकों को भगाने के लिए काम आते हैं। इसका भी बड़ा पेड़ होता है और ये है वो करंज की पत्ती, इसको भी डालना है। ये डालने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कनेर की पत्ती है। तो कनेर भी एक लाल फूल देने वाला या अलग अलग फूल वाला इस तरह का पौधा होता है, जनरली अलग कई जगह पे लगाया जाता है। ये छोटी पत्तियाँ ये भी डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद में एक और पेड़ आता है जिसको हम गराड़ी कहते हैं, तो उसकी पत्ती हम डालेंगे। तो इस तरह के ये छोटी पत्ती होती है, तो ये पत्ती को भी हम डालेंगे। इस तरह की पत्ती होती है और इन पत्तियों को डालने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे। उसके बाद गेंदा आता है, मैरीगोल्ड, उसकी भी पत्तियां हमें डालनी हैं। तो ये गेंदे की पत्ती हैं। इसके बाद ये कौन सी एरंडी की पत्ती, तो ये थोड़ी ज़्यादा है, हम इतना नहीं डालेंगे, थोड़ी कम डालेंगे। तो एरंडी भी हमारे पास मिलती है, तो इस तरह से उसका पत्ता होता है। तो ये एरंडी की पत्ती भी डालेंगे। और इसके बाद एक लास्ट में धतूरा की पत्ती। तो ये धतूरा भी काफ़ी गुनी है, बहुगुनी है। तो इस तरह से वो पत्ता होता है, तो इसको भी हम यहाँ डालेंगे। और अब इस पूरे प्रक्रिया में इसको पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद ये पूरा गोबर के साथ और गोमूत्र में पूरा मिक्स हो जाएगा और इसको हमें ढक के रखना है। ढक के रखेंगे तो 5 दिन में ये पूरा काफ़ी फर्मेंट हो जाएगा और फर्मेंट होने के बाद ये एक दूसरे में मिल जाएगा और उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम हम यहाँ तक बनाएंगे, करीब 200 लीटर के पास पानी डाल के, और उसको बाद फिर इसको हम ढक के रख देंगे। और ढकने के बाद में ये 1 महीना तक वैसे ही रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ के इसके अंतर्गत सारे जो गुण हैं, जो सत्व है, वो पूरे पानी में आ जाएंगे। और पानी में आने के बाद उसको हम 1 महीने के बाद में स्प्रे के लिए वापर सकते हैं। स्प्रे में वापरने की विधि, करीब किसान 15 लीटर का एक पंप होता है, तो 15 लीटर में 200-250 ml वापर सकते हैं। बीमारी के हिसाब से या फिर पेड़ की एज क्या है उस हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 पर्णी अर्क बनाकर हम अपने खेतों में आने वाले बहुत सारे कीड़ों से इसका रोकथाम कर सकते हैं। अभी हम दूसरी विधि देख रहे हैं।
कि नीम जो है हमारे लिए हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके सीड के अंदर से बिजाई से जो अर्क निकलता है जिसको हम निमार्क कहते हैं, तो वो नीम अर्क का भी बहुत बड़ा महत्व है और जिसको कई सारे बीमारियों के रोकथाम के लिए, खासकर जो सकिंग पेस्ट है या और भी इल्लियाँ हैं या कोई बहुत सारे इससे जो बीमारियाँ आती है, खास करके कुछ जो अंडे डाले जाते हैं तो अंडे को भी नष्ट करने की जो कैपेसिटी है वो नीम के अंदर में है। और बाहर में और यहाँ पर भी खास करके ये जो नीम सीड आप देख रहे हैं, ये जो सीड है ये नीम के बीज के अंदर में जो एक्टिव कंटेंट होता है जिसको कहा जाता है एजाडिरेक्टिन। तो ये एजाडिरेक्टिन एक्टिव कंटेंट है जो कमर्शियली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका फिर लिक्विड में बनाकर इमल्सिफिकेशन करके इसके अलग अलग पीपीएम पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो एजाडिरेक्टिन नाम से फेमस है। लेकिन किसान भाइयों को ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, वो अपने यहाँ के खेत के नीम बीज को इस समय, अभी जो समय है बिल्कुल सही समय है, अभी हमको बहुत सारे नीम मिलते हैं, तो नीम के बीज को इकट्ठा करें और ये बीज को हम कूट लेते हैं और कूटने के बाद हम उसके अंदर जैसे एक हमको 100 लीटर बनाना है तो 100 लीटर में हमने 5 किलो नीम के बिजाई है उसको कूट लिया और उसके बाद में उसमें 10 लीटर हमने गौमूत्र डाला है। तो देसी गाय का गौमूत्र उस कूटे हुए, जिसमें आधा वो कूट चुके हैं, ब्रेक हो चुका है, ऐसे इसमें डाल के हमने उसको रात भर रखा है। इसके बाद में इसमें से काफ़ी स्मेल भी आती है, कड़वा भी होता है, इसका फिर हम लिक्विड बनाएंगे। तो अभी हम ये जो 5 किलो बीज है और उसमें 10 लीटर गोमूत्र डाला है, एक 100 लीटर के अप्रॉक्सीमेट जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से यहाँ डालेंगे। ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा कूटा हुआ है और इसके बाद यहाँ हम पानी से इसका जो वॉल्यूम है वो करीब हम 100 लीटर तक पूरा करेंगे। तो पानी भी हम डाल के करीब 100 लीटर तक इसको बनाएंगे। लेकिन चूँकि जो चीज़ डालिए इस तरह से इसको हम भरेंगे, लेकिन ये चीज़ जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद में वो पत्तों के ऊपर जमी रहना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। तो उसमें एज अ सर्फेक्टेंट पेनिट्रेशन करने के लिए और पकड़ के रखने के लिए एक साधा हमारे पास कोई भी डिटर्जेंट पाउडर है तो करीब 200 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर हम 100 लीटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो डिटर्जेंट पाउडर यहाँ डालने के बाद 100 लीटर मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद एक बार इसको हम छान लेंगे। और छानने के बाद इसका जो मात्रा जो है वो मात्रा हम करीब वही एक पंप के लिए 100 ml से 150 ml लेकर हम अपने खेतों के ऊपर, अपने फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये नीम सीड का अर्क, नीम अर्क, इसको हम हर किसान भाई अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। सिंपल विधि है और इस तरह से हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फसल का संरक्षण कर सकते हैं। या जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रिपरेशंस है जो हम किसान भाई अपने खेत में कर सकते हैं और कुछ दवाइयाँ कीटनाशक बना सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती या उस समय पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है और हमारे पास और कोई बीमारी है, तो उसके रोकथाम के लिए भी साइंस ने इतनी प्रगति की है कि बहुत सारे जैविक कीटनाशक भी हमारे पास उपलब्ध हैं और ये कई सालों से प्रचलित भी हैं। तो ये जैविक कीटनाशक में ज़्यादातर एक कैटेगरी होती है जिसको फफूंदनाशक कहा जाता है और ये ज़्यादातर जड़ों में भी लगते हैं, पत्तियों में भी लगते हैं। तो जड़ों की जो लगने वाली बीमारी है जिसके वजह से जड़ें गलना शुरू हो जाता है और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर जड़ों में अगर फफूंद लग जाए तो गलना शुरू होता है, तो उसको रोकथाम के लिए एक ट्राइकोडर्मा नामक एक फफूंदी है जो फफूंदनाशक का काम करता है। तो वो भी इस तरह से मार्केट में अवेलेबल आता है जो ट्राइकोडर्मा के नाम से अवेलेबल रहता है और वो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद या फिर उसके बाद भी, सीड ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हम भूमि उपचार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक फफूंदनाशक ऐसा है जो खास करके पत्तियां जब लगती है और पत्तों के ऊपर, उसको करपा भी कहते हैं, ब्लाइट कहते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ऐसे समय पर फफूंदजन्य बीमारियों का रोकथाम करने के लिए सूडोमोनास फ्लोरोसेंस नामक एक बैक्टीरिया है
ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करता है और ये सुडोमोनास फ्लोरोसेंस हम खेती के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो इसके डोसेज अलग अलग हो सकते हैं, 1 ग्राम से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये डिपेंड करता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे फसलों में इल्लियाँ लगती है, बहुत प्रकार की अलग अलग इल्लियाँ आती है, स्पोडोप्टेरा है, हेलियोथिस है। तो उसके लिए बेवेरिया बेसियाना ये एक प्रोडक्ट है जिसका हम देखते हैं कि इस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट वो अवेलेबल होते हैं। तो ये टेक्निकल नेम है बेवेरिया बेसियाना। इसमें लिखा है कि मिनिमम 1 × 10⁸, मतलब 1 के ऊपर 8 शून्य डालेंगे इतने जीवाणु 1 ग्राम में उपलब्ध होते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करीब 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करके हम अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि कई बार ऐसे कीड़े होते हैं कि जो रस चूसक कीड़े होते हैं, मावा होता है जिसको हम मिलीबग कहते हैं, और कुछ सकिंग पेस्ट होती है कि जो इवन आँखों से दिखती भी नहीं है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास वर्टिसिलियम लेकानी ये एक अच्छी फफूंद है जो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो इस तरह से ये वर्टिसिलियम लेकानी का स्प्रे भी 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर इसका स्प्रे किया जाता है। अक्सर करके ये जो स्प्रे किए जाते हैं ये शाम के समय या दोपहर को ना करें, जब ज़्यादा बहुत धूप हो ऐसे समय ना करें। ऐसे समय करें जब सुबह का समय हो या शाम का समय हो। और स्प्रे करते समय इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाला जा सकता है ताकि वो पेड़ पर चिपका रहे। अभी इसके पहले वाले भी इसमें हमने देखा था कि जब नीम एजाडिरेक्टिन, नीम से निकाला हुआ अर्क जो होता है, तो उसके भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसको एजाडिरेक्टिन नाम से जाना जाता है। तो ये एजाडिरेक्टिन 300 ppm, 1500 ppm, 3000 ppm, 10,000 ppm से 50,000 ppm तक अवेलेबल होते हैं। अक्सर कर 1500 ppm से लेके 10,000 ppm तक के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे होते हैं। और ये नीम ऑयल के साथ में नीम से निकाला हुआ एजाडिरेक्टिन उसमें डालकर उसका कुछ प्रिपरेशन जो साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है, इसको खोलकर ये 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करने से हम अपने कीटकों का रोकथाम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फसल के संरक्षण के लिए नैसर्गिक पद्धति से और कुछ हमारे होममेड प्रिपरेशंस है उनके साथ में, और कुछ जो लेबोरेटरी में तैयार की गई जो साइंस के आधारित संशोधन करने के बाद जिनको तैयार किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करके हम अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं कि ये प्लांट मोस्ट इन्फेक्टेड प्लांट है, सबसे ज़बरदस्त इसमें ये माऊ का अटैक है और कुछ वजह से ये लाइन को छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से वो जो दिख रहा है ये हमारे नीम अर्क से इसका कंट्रोल हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। अभी स्प्रे के बाद में इसके ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई जी का, जिन्होंने अपने अनुभव युक्त विचार हम सबके साथ शेयर किए। हम आशा रखते हैं कि सुनने वाले सभी भाई बहनें इन बातों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। अभी हम सब के बीच आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी को, जो राजस्थान टोंक से हैं। आप पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और विशेष आपने आत्मा योजना में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने भारत भर में भ्रमण कर शाश्वत योगी खेती की ट्रेनिंग अनेक अभियानों के माध्यम से सबको दी है। आप विशेष किचन गार्डन के एक्सपर्ट हैं और टोंक जिले के कृषि अधिकारी यौगिक गृह वाटिका देखने के लिए सबको आपके वहां भेजते रहते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के भी अनेक कार्यक्रमों को आपने संबोधित किया है। तो ऐसे अनुभवी वक्ता आज हमें मिले हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रहलाद भाई जी अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इस
अन्नदाता किसान आत्मा का आप सभी श्रोतागण, अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, सलाम। बहुत ही सुंदर विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो समय की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मनिर्भर कृषि डेमो यानी मॉडल हम तैयार करें, क्योंकि समय की आवश्यकता, जैसा कि हमारे आज के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का आधार या भारत की आर्थिक विकास का आधार हमारा किसान है। तो किसान आत्मनिर्भर बने, किसान कर्ज मुक्त बने, किसान का जो खेती करने का विधि है, तरीका, वो पुरातन हो, अर्थात ऋषि कृषि शाश्वत योगी खेती वाला हो। आप और हम सब जानते हैं कि इस समय रसायन खेती, जो खेती की पद्धति में हम कहें तुलनात्मक, तो निकृष्ट खेती है, और उस खेती का परिणाम हम स्पष्ट देख रहे हैं कि मानव जीवन जीने के लिए अब वो एक विनाशक पद्धति बनती जा रही है। हर एक की थाली में आज जहर परोसा जा रहा है। खुद अन्न दाता किसान जहर खा रहा है और सबको जहर खिला रहा है, जिससे अनेक बीमारियों से मानव ग्रसित होता जा रहा है। और जिस वृत्ति से वो अन्न उपजाता है, मारो मारो की वृत्ति से कीटनाशक औषधियों का वो छिड़काव करके अनेक जीवात्माओं का वह विनाश संहार करता है। और उसी का परिणाम यह है कि घर घर में आज क्रोध, आवेश, तनाव, गृह क्लेश बढ़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो है मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, तो पुलिस स्टेशन भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या हम इसको भारत का सच्चा विकास कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हालात में अभी किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए परंपरागत शाश्वत योगी खेती की अत्यंत आवश्यकता है। उसी खेती से वो आत्मनिर्भर बनेगा। साथ में अनेक उद्योग फसल खेती के साथ उसे करने पड़ेंगे। तो आइए हमने इसका प्रैक्टिकल जो मॉडल बनाया है, प्रैक्टिकल हम किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम गांव को स्वावलंबन बनाएं, कैसे हम गांव के युवाओं को गांव में रखें, शहर की भाग दौड़ में से बचाएं, और कैसे बरसात का पानी खेत में रहे, गांव का धन गांव में रहे, गांव का युवा गांव में रहे। तो ये मॉडल हमने जो तैयार किया है, उससे आप अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर जो कृषि किसान करेगा, उसके लिए हमें एक तो मॉडल बनाने से पहले कुछ बातें का ध्यान रखना पड़ेगा, और हमने किया है, उसी की चर्चा हम आपके समूह कर रहे हैं। जैसा कि हमारा कितना क्षेत्रफल है खेत का, और किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की मिट्टी है, और उसके पानी कैसा है, पानी की व्यवस्था कैसी है, फिर उसकी सिंचाई पद्धति किस किस प्रकार से है, खुला पानी है, ड्रिप सिस्टम है, फव्वारा विधि है, और कितना एरिया है, और किन किन फसलों को हम लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कौन से फलदार पौधों को हम विकसित कर सकते हैं, ये सारा हम बेसिक नॉलेज हमें लेनी पड़ती है। कोई भी मॉडल जब हम बनाते हैं तो ये रिसर्च करके, अवलोकन करके हम मॉडल को तैयार कर सकते हैं। अभी जैसे हम चर्चा करेंगे, तो हमने जो बनाया उसमें हमने सहज राज उद्योग, सहज राज योग उद्योग, ये सब उद्योगों में सफलता दिलाने वाला उद्योग है। आप कहेंगे ये भी उद्योग है, हाँ ये भी उद्योग है, और ये इसलिए उद्योग है
क्योंकि उस परम सत्ता परमात्मा से हम अपनी उनकी गुण शक्तियों को कनेक्ट करते हैं और उनको हर उद्योग में प्रयोग करते हैं, माना योग का प्रयोग करते हैं। अब फसल उद्योग जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास में केवल फसल ही नहीं करनी, उससे हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। केवल गेहूं की, चना, जौ, मक्का ये फसल हमने कर ली तो किसान केवल फसल उद्योग से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, लेकिन उसके साथ में पशुपालन उद्योग, दूध उद्योग जिससे हमें पशुओं से प्राप्त होता है, दूध को बेचकर हम इनकम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार फल उद्योग, फूलों के पौधे लगा सकते हैं, फूलों की भी आज बिक्री होती है और फलों की भी होती है। इसी तरह से मसाले, औषधीय पौधे, ये सब हम एक ही खेत में वैरायटी उद्योग के रूप में अगर हम लेते हैं तो सब रीति से हम किसान को एक आर्थिक रीति से संपन्नता प्रधानता मिलती है। वो किसान हर रीति से उसको इनकम होती रहती है और वो आर्थिक साथ में सामाजिक मानसिक रीति से वो विकास की ओर बढ़ता रहता है। तो इसके लिए मसाला उद्योग आ गया, पशुपालन उद्योग आ गया, चारा उद्योग है। इसी प्रकार से कुक्कुट पालन उद्योग भी, हम मुर्गी पालन उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, ये सब छोटे छोटे उद्योग। और अगर हमारे पास में फल का उत्पादन हम ले रहे हैं, आंवला का हम मुरब्बा बना सकते हैं, अमरूद का हम कई फलों का हम ऐसा मार्केटिंग करके नवीनता कुटीर उद्योग लाकर हम युवाओं को बेरोजगारी से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ एक मोटी फसलों का ही उत्पादन नहीं लेना है, सब्जियों का भी, फलों का भी, मसालों का भी। जैसे मसालों में आ जाता है सौंफ, जीरा, हल्दी, अदरक, इन जैसी चीज़ों का जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा इनकम मिलती है। इसी तरह से हम मधुमक्खी पालन भी ले सकते हैं और हमने किया है। तो ये आपको बताएं 7-8 प्रकार के उद्योग को हमने डेवलप किया और उसका परिणाम हम हर रीति से आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले सहज राज उद्योग को हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन व्यसन मुक्त बना, निर्व्यसनी जीवन बना, इससे हमारा सामाजिक उत्थान हुआ। ठीक इसी प्रकार जब हम शाश्वत योगी की बात करते हैं तो शाश्वत योगी खेती क्या है? हम उस परम सत्ता परमात्मा से कनेक्ट होकर खेत को भी उसका दिया हुआ मानकर जो भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी हैं उनके प्रति हमारा परमात्मा प्यार लुटाने का भावना होती है और उनके साथ में एक अच्छी सद्भावना रखकर हम खेती का कर्म करते हैं और सब उद्योगों में हमारा को उसका लाभ मिला है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हमने जहां ये मॉडल तैयार किया था, अभी हम दूसरा मॉडल कर रहे हैं आत्मनिर्भर का, लेकिन जो पहले किया उसका भी कुछ हम आपको अनुभव शेयर करते हैं कि हमारे पास में 5 हेक्टेयर का ये खेत था और उसमें 1.5 हेक्टेयर में अमरूद बगीचा था, नींबू था, आंवला था, इस प्रकार फल उद्योग भी था। हमारे पास में ड्रिप सिस्टम था जिससे पानी का जल संरक्षण होता था और लाइट की भी बचत होती थी। और फिर हमने रसायन खाद दवाई कुछ नहीं डाला, हमने सिर्फ 2 गाय पाली और उसके ही जीवामृत बीजामृत से हमने परमात्मा याद में ये बनाकर ये खेती का कर्म किया। तो बात कर रहा था मैं, अमरूद में जो नुकसान पहुंचाते हैं वो पक्षी है तोता। तो तोता जब हमारे खेत में आते थे तो उनका एक संस्कार था
कि वो उतरते थे, फल को कच्चे को काट देते थे, तो बड़ा नुकसान होता था, मंडी में फल ही नहीं जा पाता था। और जब हमने उनके साथ सद्भावना और संवाद किया, मानसिक रूप से दिल की भावना, हमने उन दिल से उनसे बातें की और कहा, भाई हम आप सब परमात्मा की रचना है और ये परमात्मा का ही खेत है, आपको और हमें पालना यहीं से मिलनी है। आप हमें नहीं पाल सकते, लेकिन हम आपको पाल सकते हैं। आप यहीं आइए, लेकिन परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, शाश्वत योगी खेती को संसार में फैलाने के लिए, एक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको हमें सहयोग करना है। वो क्या सहयोग करना है? आपको पेट यहीं भरना है और साथ में आपको कुतरना काटना नहीं है। जिस फल को आप खाना शुरू करो, उसको पूरा खा के फिर दूसरे फल को यूज करो। तो देखा गया कि उन्होंने ऐसा ही किया और हमारे पास में बहुत बड़ा तादाद में फल बचा और जीवामृत बीजामृत डालते थे तो मीठा बना, 400-500 ग्राम का फल बना। मंडी में भी इतना उसकी मांग बढ़ गई, हमें दुगना पैसा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ग्राहक भी हमारे पास आने लगे और इसका परिणाम मैं आपको बताऊं कि जब ये दूसरे रूप से खेती थी, रसायन खेती से, तो गत साल का जो अवलोकन किया था हमने, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें कितना इनकम थी। तो 15,000 की वार्षिक इनकम थी 1.5 हेक्टेयर अमरूद बगीचे से। लेकिन जब हमने ये किया तो 1,80,000 पहले साल शुद्ध मुनाफा था, दूसरे साल 3,40,000 और तीसरे साल 3,80,000। तो आप देखिए कितना अंतराल आ गया हमारी पैदावार में। और आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारा एक खुद का विकास हुआ, जिसे हम आत्मनिर्भर की परिभाषा दे सकते हैं। आत्मा का संपूर्णता, आत्मा में एक संतुष्टता हमारे जीवन में आई। और स्पष्ट है कि कितना भी किसान कर्जवान हो, अगर ऐसी खेती पद्धति हम करते हैं, अपनाते हैं, तो जरूर वो कर्जा से मुक्त होगा, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। इसी तरह से कई अनुभव आपको बताएंगे कि बेमौसम, विपरीत मौसम में भी शाश्वत योगी खेती से की गए उत्पादन हमें मिला। जबकि कनिष्ठ खेती, रसायन खेती वाले हमारे पास जो थे, उनको न गेहूं का दाना मिला और न उनको भूसा मिला। लेकिन हमारी खेती से, इस जो तैयार किया था शाश्वत योगी खेती विधि से, तो उसमें हमें दाना भी मिला, भूसा भी मिला। इसी तरह से कई अनुभव हैं। हमारे साथ साइंटिस्ट खुद थे और उन्होंने 4 प्लॉट बनाए थे। उन्होंने भी अंतराल समझा इसका, जैविक प्लस योगिक खेती का और रसायन खेती का। देखा गया कि उन्होंने 4 प्लॉट्स बनाए, एक सामान्य जिसमें कुछ नहीं डाला गया, एक रासायनिक, एक जैविक। आज सरकार जैविक के पीछे है, लेकिन जैविक से इतना लाभ तुरंत पहले साल से नहीं मिलता, जबकि जैविक प्लस यौगिक शाश्वत खेती से पहले साल ही हमें रसायन की भेंट में उसके अंतराल में लगभग मिलता है। लेकिन हमारी क्वालिटी होती है और इसलिए बाजार भाव हमारा दुगना तिगना होता है। तो रसायन खेती में खर्चा ज़्यादा है और हमारी शाश्वत योगी खेती में खर्चा लागत बहुत कम है। तो लागत आधा और फायदा ज़्यादा है। और उस रसायन खेती में किसान का लागत अधिक है और फायदा आधा है, तो इसलिए वो कर्जवान होता जा रहा है। और आप हम देख रहे हैं किसान आत्महत्याएं करने का यही कारण है। तो कनिष्ठ खेती का बदलाव, परिवर्तन आज के समय बहुत जरूरी है। तो हमने रिजल्ट में पाया कि रसायन खेती के मुकाबले शाश्वत योगी खेती का जो अन्न फल सब्जियां हैं, वो एक तो गुणवत्तापूर्वक, स्वादिष्ट और सात्विक हमें उपलब्ध होती है, जो हमारे मन को भी और तन को भी निरोगी रख पाती है।
तो फिर से भारत को स्वर्ग नुमा माना स्वस्थ स्वच्छ बनाने का एक आधार है शाश्वत योगी खेती, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत पुनः आत्मनिर्भर बनेगा। तो ऐसा हमने मॉडल तैयार किया है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की है। और अभी हम ऐसे आप देख रहे हैं विश्व में किस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। शहरों में घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और आवश्यक काम से निकलते हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना है। तो समस्याएं परिस्थितियां एक भिन्न भिन्न प्रकार की आ रही है। आज हम सम्मानित करते हैं उन सफाई कर्मियों का, उन नर्सेज डॉक्टर्स का और सुरक्षा गार्ड्स का, लेकिन वास्तव में सम्मानीय जनक है वो हमारा किसान। देखो लॉकडाउन लगा, लेकिन किसान ने लॉकडाउन की मर्यादाएं निभाते हुए फिर भी वो घर नहीं बैठा। वो भी फिर सारी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य आत्माओं का पेट भरने के लिए वो दिन रात गर्मी सहते हुए भी वो खेतों में रहा। तो सम्मानीय जनक है हमारा किसान, और किसान ही भारत का आधार है। इसलिए उनका अगर हम ये कहें कि भारत माता की शान, तो वो है हमारा भारत का किसान। तो किसानों को ही हमें सम्मान देना होगा और किसानों को ही हम सम्मान जागृत करके ऐसी नेचुरल प्राकृतिक शाश्वत योगी ऋषि कृषि खेती हमें उनको बतानी होगी, करनी होगी। अभी हम ऐसा ही मॉडल और तैयार कर रहे हैं, जो अभी हम अपनी ही खेती में जाकर आत्मनिर्भर कृषक कृषि मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें गांव वालों के लिए शाश्वत योगी खेती का एक ट्रेनिंग भी रहेगा। प्रैक्टिकल मॉडल उस पर ही निःशुल्क रहेगा। दूसरा, शहरवासियों के लिए यौगिक जो है गृह वाटिका, उसका भी मॉडल हम वहाँ तैयार करेंगे। तो शहरवासी भी जहर रहित, जहर से मुक्त अन्न फल सब्जियां घर पर भी छत पर भी ले सकते हैं, खा सकते हैं, अपनों को रोगों से बचा सकते हैं, स्वस्थ निरोगी जीवन जी सकते हैं। और शाश्वत योगी खेती से किसान एक दूसरे का खेत वास्तव में आत्मनिर्भर प्रैक्टिकल कृषि मॉडल बन जाएगा। तो वो भी प्रेरणा के निमित्त हम ऐसा मॉडल कर रहे हैं। और मेरी तो शुभ इच्छा है कि हर प्रांत, हर राज्य, हर जिले में ऐसे मॉडल बने, आत्मनिर्भर कृषक कृषि मॉडल। और जब ये एक क्रांति के रूप में होगा तो फिर से हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा, भारत स्वच्छ स्वर्णिम सशक्त कहलाएगा। और ऐसे दिन, अब दुख के दिन गए कि गए, सुख के दिन आए कि आए, आने ही वाले हैं। लेकिन उसका आधार हमारा अन्न फल सब्जी सात्विक आहार। इसलिए कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार कर्म और व्यवहार। तो आज कर्मों में भ्रष्टता और विचारों में भ्रष्टता आई है, उसका भी कारण हमारा अशुद्ध आहार है। तो जब हम शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ये जीवन में आ जाएंगे तो फिर से महापरिवर्तन, यानी कि सात्विक सतयुग की वो दुनिया जिनका हम सौपन्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा कि भारत में राम राज्य स्थापित हो और भारत हमारा स्वर्णिम स्वर्ग हो। तो ये वास्तव में अब प्रैक्टिकल होना ही है, होगा ही। इस शाश्वत योगी खेती जिसका आधार है, ऊपर दाता भगवान, नीचे दाता किसान जिसका आधार है, और उस आधार को ही हमें आगे बढ़ाना है। यही ऐसी शुभ इच्छा, शुभ संकल्प हमारा है। आपके सामने हमने जो ये मॉडल बनाने का तरीका, विधि, अनुभव सुनाए, आप सुनकर अपने खेत में जरूर ऐसा मॉडल बनाएंगे। और किसी प्रकार की समस्या या कोई भी समझने की बात है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी निःशुल्क सेवा देने को तैयार हैं। ऐसी शुभ भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। ओम शांति।
सहृदय धन्यवाद करते हैं हम ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी का। और हम सब अपने आप से दृढ़ संकल्पबद्ध होते हैं कि हम भी अपनी खेती में एक ऐसा मॉडल जरूर बनाएंगे और औरों के लिए हम लाइट हाउस बनेंगे। किसान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, नंगे पैर बरसात में जब वो कीचड़ में जाता है, नंगे पैर बरसात में जब वो कीचड़ में जाता है, महकता हुआ बासमती तब हमारे घर आता है। तो ऐसे किसान जो जगत के तात हैं, अन्नदाता हैं, ऐसे किसानों को हम दिल से सलाम करते हैं। अभी हम चलते हैं महाराष्ट्र नांदेड़ की ओर। वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमार बालू भाई जी। आप पिछले 25 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार से कृषिनिष्ठ पुरस्कार आपको प्राप्त है। पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत आपने ओम शांति ऑर्गेनिक फार्म के नाम से किसानों का एक संगठन बनाया है और उसमें आप अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आप शेतकरी मित्र फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और पिछले 7 सालों से आप यौगिक खेती का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। तो आइए फूड प्रोसेसिंग के बारे में सुनते हैं हम आपके विचार। ओम शांति। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। विश्व रचयिता परमपिता शिव परमात्मा की प्रेरणा से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शाश्वत योगी खेती प्रशिक्षण का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज कृषि एवं ग्राम विकास विंग की ओर से हो रहा है। इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ब्रह्म कुमार भगवान इंगोले उर्फ बाळूभाई नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। किसान परिवार से हूँ, किसान पुत्र हूँ। खेती में रुचि होने से बचपन से ही खेती करते आया हूँ। कृषि प्रधान भारत देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। गांव में बस्ती है जहाँ भारत धरती ऋषि और कृषियों की भूमि है, जहाँ पर एक कहावत हुई थी, सबसे उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी। सबसे कनिष्ठ नौकरी आज सबसे उत्तम हुई है और सबसे उत्तम खेती सबसे कनिष्ठ हुई है। इन सबके जिम्मेवार हम सभी हैं। जहाँ एक और किसानों को अपने मेहनत पसीने से उगाई हुई फसल का उच्चतम दाम नहीं मिलता है, किसानों को प्रकृति साथ नहीं दे रही है। बेमौसम बारिश में उतार चढ़ाव से साल भर की बारिश एक मास में गिरती है, ओले पड़ते हैं, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। किसान की फसल जब तैयार होकर काटने के लिए आती है तो बहुत बारिश होती है। इन सब की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज कोई किसान खेती करना नहीं चाहता। आज दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें एक दाना डालो और 1000 दाना निकालो। ऐसी फैक्ट्री किसानों के पास है। सबको अन्न खिलाने वाला किसान, अन्नदाता किसान आज खुद भूखा है, अशांत है, परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उसका मनोबल टूट चुका है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इन सभी गंभीर समस्याओं, किसानों की पुकार, किसानों की आवाज़ परमपिता शिव परमात्मा ने सुनी और उनकी प्रेरणा से ब्रह्म कुमारी कृषि एवं ग्राम विकास विंग आगे आया और हम जैसे युवा किसानों को उन्होंने शाश्वत योगी खेती करने की ट्रेनिंग दी, जिसमें मैंने भी ये ट्रेनिंग लेकर राजयोग सीखकर राजयोग का अभ्यास कर अपने यहाँ पर 10 एकड़ खेती पिछले 7-8 साल से शाश्वत योगी खेती करना आरंभ की। हमने पूरे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में अपने खेती को एक मॉडल बनाया है, जिसमें हमारे पास 10 एकड़ खेती है। इसमें हमने देशी गाय का संगोपन किया है। देशी गाय के गोमूत्र गोबर से हमने खेती में लगने वाली जैविक खाद निविष्ठा बनाई है। गाय के गोबर से हमने अपने खेत पर बायोगैस बनाया है, जिस बायोगैस से हमारे घर में लगने वाले पूरा खाना बनता है, जिसमें हमारी मंथली 1000 रुपये की बचत होती है। इसकी जो स्लरी निकलती है
उसके हम केचुए की खाद बनाते हैं, फसलों को देते हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से हमने जीवामृत बनाया, फसलों को दिया, जिससे साल भर में हम बाहर से जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र की खरीदी करते थे 50,000 1-1 लाख तक, उसकी हमें बचत हो गई। हमने अपना खेती पर पीक संरक्षण के लिए आजू बाजू में पेड़ वृक्ष लगाए हैं, जिसे पशु पक्षी आकर बैठते हैं। पशु पक्षी आकर बैठने से हमारे फसलों में आज हम देखते हैं कुदरत में सिर्फ 15 से 20% कीटक ऐसे हैं जो किसानों के खेती में लगने वाले फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी 80% कीटक किसानों के मित्र कीटक है, जो किसानों के फसलों पर आने वाले दूसरे जो कीटक फसलों का नुकसान करते हैं उनको वो भस्म करते, उनको खाते हैं। और हम अंधाधुंध केमिकल खाद फर्टिलाइज़र का स्प्रे करने से हमारे मित्र कीटक भी मर जाते हैं। हमने ठीक इसके विपरीत आजू बाजू में पेड़ पौधे लगाए। हमने मिश्र खेती, एक फसल में दूसरी फसल मिश्र खेती शुरू की, जिसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छा आया। हमने अपने खेती पर कपास की खेती ली, जिसके आजू बाजू में हमने मिश्र फसल ली। गेंदे के पौधे लगाए, जिससे किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह अपने खेती में नहीं आता है। गाय के गौमूत्र और गोबर से बना जीवामृत बीजों में बीज डालकर परमात्मा की स्मृति में मेडिटेशन कर अच्छी स्मृति से वह बीज हमने ज़मीन में बोए। बीज ज़मीन में से निकल आने के बाद हमने उसको जीवामृत, दशपर्णी अर्क और गाय के गोबर से बनी खाद डाली। हर 15 दिन में हमने उसके ऊपर आमोशा के एक दिन पहले और बाद में उसको स्प्रे कराया। हमारी फसल बहुत अच्छी आने लगी। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कपास की खेती पर इल्लियों का प्रादुर्भाव हुआ और पूरी की पूरी फसल नष्ट होने लगी, लेकिन हमारे फसल में एक भी इल्ली नहीं मिली, देखने को भी ढूंढने को भी। इससे हमारा मनोबल बढ़ा और एक सार्वजनिक ठिकाने पर भरी सभा में हमने ये ऐलान किया कि कोई भी आकर हमारे शाश्वत योगी खेती में से एक इल्ली ढूंढकर निकाले और 1000 रुपये इनाम के तौर पर लेके जाए। यह बात मीडिया में फैल गई। अगले दिन कृषि विद्यापीठ के साइंटिस्ट, कृषि अधिकारी, मीडिया और कुछ किसान हमारे खेतों में आए। उन्होंने हमारी पूरी खेतों का बारीकी से निरीक्षण किया और पूरी फसल के अंदर उन्हें एक भी इल्ली ढूंढकर नहीं मिली। यह बात अगले दिन मीडिया में आई और हमारी फसल का, कपास की फसल का 10 क्विंटल उत्पादन हुआ। और यह बात मीडिया में आने से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार की तरफ से हमें कृषि भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उसी अनुसार हमने किसानों का एक संगठन बनाया, उसका नाम ओम शांति ऑर्गेनिक फार्मर कृषि विभाग आत्मा, भारत सरकार कृषि पारंपरिक विकास योजना के अंदर इस संगठन को हमने बनाया है, जिसमें 34 किसान हैं, 50 एकड़ खेती हम करते हैं। और किसानों की जो बदतर हालत हुई है, इसका और एक कारण है कि आज किसान उगाना जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता, और बीज का जो भी मलिदा है वो बिचौली खा लेते हैं। इसको हमने अलग तरीके से अपने ग्रुप संगठन में जो विष मुक्त अनाज तैयार हुआ है, उसको हमने नांदेड़ शहर में अलग से बाजार पेठ खोली और 7 से 11 बजे तक हर रोज़ वहाँ पर हमने मंडी में अलग से बाज़ार खोला और बारी बारी रोज़ 2-2 किसान, सभी किसानों का विष मुक्त अन्न, सात्विक अन्न, सब्जियाँ, फल वहाँ जाकर 2 घंटे में बेचते हैं, जिससे शहर के जागरूक नागरिक वो वहाँ से खरीदी करते हैं और हमें दुगने दाम देते हैं। इससे हमारा किसानों का मनोबल बढ़ा, किसानों की आय बढ़ी, किसानों का उत्पादन बढ़ा। हमारे संगठन में हम हर किसान के खेत पर मास में एक बार मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग में हम परमात्मा की याद में मेडिटेशन करते हैं। खेती में लगने वाले नए नए तंत्रज्ञान, नए नए आविष्कार, उनका विचार विमर्श करते हैं। एक दूसरे किसानों को आर्थिक सहाय्य मदद भी करते हैं। इससे किसानों की जो आड़ी अड़चन कोई समस्या है उसका निवारण हो जाता है। ये संगठन की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से हमें 3 साल में
14 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। हमारा पीजीएस प्रमाणीकरण हो रहा है। हमने अपने खेती पर निकली हुई हल्दी पाउडर है, दालें है, जो कोई भी है उसकी हमने ब्रांडिंग करके अच्छी तरह से पैकिंग करके ओम ऑर्गेनिक फार्म्स के नाम से ब्रांडिंग करके पैकिंग करके इनको हमने मार्केट में उतारा। जहाँ एक और हमारी हल्दी की कीमत 80-100 रुपये किलो बेचते थे, वही हमने पैकिंग ब्रांडिंग करने से हमारी हल्दी पाउडर 200 रुपये किलो हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं डाल सकते, हमने संगठन बनाया और उसका प्रोसेसिंग यूनिट डाला। हमने कोल्ड स्टोरेज खोला, हमने वेयर हाउस खोला और पाउडर मशीन लाई हल्दी पाउडर की, और सभी किसान उसमें पाउडर बना के ब्रांडिंग करके मार्केट में माल देते हैं, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ी है। इसके बाद हमने एक एफडीओ खोला, किसान प्रोड्यूसर कंपनी, शेतकरी मित्र किसान प्रोड्यूसर कंपनी खोली। कंपनी में 10 फाउंडर मेंबर है और उसी कंपनी में 200 किसान सभासद है। और किसानों के उगने वाला विष मुक्त अन्न मार्केट में बेचने के लिए हमने मार्केट में एक मंडी खोली, जिस मंडी के अंदर हम किसानों से कोई भी कमीशन न लेकर किसानों का माल सीधा उपभोक्ता को देते हैं। इससे किसानों को दुगने दाम, अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों के छोटे छोटे किसानों के पास हम देखते हैं आज बड़े बड़े ट्रैक्टर यंत्रीकरण वो कर नहीं सकते, इसलिए हमने किसानों की औजार बैंक खोली है, जिसमें हमने ट्रैक्टर से लेकर हर प्रकार के यंत्र खरीदी की है, जो हम किसानों को बहुत ही कम दाम में चलाने के लिए देते हैं। इसकी मालकी पूरी किसानों की है। तो मैं सभी किसान भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर किसान बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर किसान हमें बनने के लिए हमें परमात्मा की स्मृति में रहकर शाश्वत योगी खेती करनी होगी, जिससे विषमुक्त भारत, निरोगी भारत बने, सोने की चिड़िया भारत बने। इसके लिए हमें शाश्वत योगी खेती करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि आप शाश्वत योगी खेती करिए, किसानों का संगठन खोलिए, किसानों की कंपनी एफडीआई खोलिए और खुद उपज ली हुई अपने अनाज की मार्केटिंग आप खुद करिए। ओम शांति। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं ब्रह्मा कुमार बालू भाई जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर बातें हम सबके सामने रखी। तो आइए हम भी एक नई शुरुआत करते हैं। कहा जाता है जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अनुभव की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनुभव की माला में अपने मोतियों को पिरोने के लिए हम सहृदय आमंत्रित करते हैं अक्कलकोट से ब्रह्मा कुमार रघुनाथ भाई जी को, जो एक प्रगतिशील किसान हैं और वो कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग में भी आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे अनुभवी वक्ता हम सबके साथ हैं। तो आइए आपसे हम आपके अनमोल अनुभव सुनना चाहेंगे ब्रह्मा कुमार रघुनाथ भाई जी। पिछले 12 सालों से यहाँ पर शाश्वत योगी खेती कर रहा हूँ। अभी आप ये जो खेती देख रहे हैं, इसमें हमने विविध प्रकार के पेड़ लगाए हुए और साथ ही साथ आप गोमाता और नंदी भी देख सकते हैं यहाँ पर है। शाश्वत योगी खेती का मुख्य आधार है राजयोग, जिसमें हम परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं उसके आधार से हम प्रकृति के साथ में अपना संबंध जोड़ते हैं। और जिसमें साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस शाश्वत योगी खेती का मुख्य आधार देसी गोमाता है। देसी गोमाता से हमें मिलने वाला गोबर और गोमूत्र 2009 से मुझे इस विश्वविद्यालय की द्वारा ईश्वरीय प्रेरणाओं से शाश्वत योगी खेती करने की सीख मिली। और उससे पहले खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि मैं सीखते सीखते एक अच्छी तरह से शाश्वत योगी खेती कर रहा हूँ। इस शाश्वत योगी खेती में मुझे जो भी सफलताएं मिल रही है
इसमें सबसे बड़ा योगदान परमात्मा शक्ति है और साथ साथ प्रकृति का है। जैसे कि आपको बताया, इस शाश्वत यौगिक खेती में देसी गाय और देसी गाय का गोबर और गोमूत्र यह मुख्य है। तो उसी के आधार से हम ये जो आप देख रहे हैं जैव रस हम यहाँ पर बनाते हैं, जिसमें देसी गाय का गोमूत्र है, गोबर है, गुड़ और साथ ही साथ चने का बेसन। हम सभी फसलों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस जैव रस का ही इस्तेमाल करते हैं। इस जैव रस का इस्तेमाल हम सभी फसलों को पानी के द्वारा देते हैं, ड्रिप के द्वारा देते हैं, और साथ ही साथ हम इसको पंप से स्प्रे द्वारा भी देते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार का खाद अलग से कोई नहीं बनाते हैं। हमारी मुख्य फसल गन्ना है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जल व्यवस्थापन में छोटा सा तालाब बनाया हुआ है, जिसकी लंबाई 70 फीट है और चौड़ाई 50 फीट है और डेप्थ 30 फीट है। तो इसमें करीब 16 लाख लीटर से ज़्यादा पानी बैठता है। इस तालाब में हम पानी सबमर्सिबल से भरते हैं। इसके बाजू में ही सबमर्सिबल है, जिसकी गहराई सिर्फ मात्र 100 फीट है। आपको इसकी विशेषता मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। मैंने देखा है पिछले 12 सालों में करीब 7 साल से ज़्यादा बार तो अकाल हुआ है। बहुत कम बरसात यहाँ पर होती है, फिर भी सिर्फ मात्र 50 फीट पर ही ये 2 से 2.5 इंच पानी है, जो कि पिछले 12 साल से कभी भी कम नहीं हुआ है। इसकी और एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे क्यों हुआ। तो हम सबमर्सिबल में हम जो पानी देख रहे हैं उसका मुख्य आधार जो है, ऐसे 60 खड्डे आप जो देख रहे हैं अभी, इसमें 15 बाय 15 में हमने आम के पेड़ लगाए हुए हैं और बीच में खड्डे बनाए हुए हैं। जो एक बार बारिश होती है तो ये 60 खड्डे अगर भर जाते हैं तो करीब 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी यहाँ पर स्टोर होता है। ऐसे अगर 4-5 बार भी बारिश हो जाती है बरसात की सीज़न में तो करीब 5 करोड़ लीटर पानी हम ज़मीन में पुनर्भरण कर रहे हैं। और यही इसकी वजह है कि जो यहाँ का हमारा सबमर्सिबल है वो कभी भी रुका नहीं है। हमने देखा हमारे बाजू में 500-600 फीट के भी सबमर्सिबल है, कुएँ हैं बहुत बड़े, जो धूप के सीज़न में अप्रैल मई में वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। लेकिन इस खेती में हमने देखा है कि प्रकृति का भी बहुत अच्छा सहयोग और ईश्वरीय मदद, इसकी वजह से यहाँ पर 3 एकड़ गन्ना हम पिछले 10 साल से ले रहे हैं। ये सिर्फ मात्र 10 गुंठा है ज़मीन। इसमें हम बैंगन, टमाटर, हरा मिर्च, करेला, दूधी, मेथी, धनिया, ये सब छोटी छोटी फसलें हम लेते रहते हैं। ये अभी जो हमने लगाया हुआ है ये कम से कम 6 महीना हमें यहाँ पे फल देता है और ये फल हम घर में भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हमारे गांव में जो भी हमारे गांववासी है वो इसको खास हमें फ़ोन करके मंगाते हैं, जो पसंद करते हैं कि आपके खेती में जो भी बने हुए सब्जियां हैं वो काफ़ी अच्छी और गुणवत्ता युक्त रहती है। ऐसा उन गांववासियों का अनुभव है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुख्य फसल गन्ना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लोग हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 साल में गन्ना निकाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल रखते हैं। लेकिन मैंने प्रयोग करने के लिए देखा, आप जो अभी हम जिस प्लॉट में खड़े हैं ये 10,001 जाति का गन्ना है, जो 5 साल पहले लगाया हुआ है। अभी ये 5वां साल है। आप देख सकते हैं एक जगह पे कम से कम 20 से 25 गन्ने हैं। ये 5 फीट बाय 2 फीट इस डिस्टेंस से लगाया हुआ गन्ना है। आप देख सकते हैं सभी जगह यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन कम से कम सब जगह 10-15 गन्ने आपको दिखाई देंगे। और मात्र 5 महीने का अभी ये गन्ना है। इस गन्ने को हम गुड़ बनाते हैं तो 100 रुपये किलो से गुड़ हमारा जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने देखा कि जैसे शुगर फैक्ट्री गन्ने को 2,500 पर टन रेट से देती है। जैसे एक गन्ना 5 रुपये का जाता है, 2-2.5 किलो का होगा तो 5 से 6 रुपये का जाता है। लेकिन हम इससे हमने ऑर्गेनिक गन्ने का रस का 2 जगह पे बेचना शुरू किया, तो एक गन्ने से हमें कम से कम 50 से 60 रुपये उपज आ रही है। जो कि हम गुड़ बना रहे उससे भी कई मात्रा ज़्यादा में हमें मिल रही है, क्योंकि हमें 1 टन
गन्ने से ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का गुड़ हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसका रस करके गन्ने का जूस दे रहे तो उसका कम से कम 15,000 रुपये 1 टन में हमें मिल रहा है। तो मात्र 3 एकड़ में हमें 5 से 6 लाख रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ गन्ने के रस से, और साथ ही साथ जो गुड़ बना रहे उसका अलग, क्योंकि हम 6 महीना गन्ने का रस बेचते हैं और जो अप्रैल मई में बचा हुआ गन्ना है उससे हम गुड़ बनाते, और फिर 6 महीना हम गुड़ बेच रहे। उसमें भी हमने पिछले साल एक अलग से प्रयोग किया, ऑर्गेनिक गुड़ से हम चाय दे रहे। यहाँ पे हमारे तहसील में हमने एक छोटी सी दुकान शुरू की है, तो उसमें हम चाय और काढ़ा जो ऑर्गेनिक गन्ने से बने हुए गुड़ से बनता है, जिससे भी बहुत अच्छी माउथ पब्लिसिटी तहसील में हुई है, लोग उसे अच्छा पसंद करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मदद से, ईश्वरीय शक्ति की मदद से आज जो भी मैं हूँ, 13 साल पहले मुझे खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज पूरे ज़िले में एक अच्छा ऑर्गेनिक, ऑनेस्टली ऑर्गेनिक में काम करने वाला, शाश्वत योगी खेती में अच्छा काम करने वाला एक किसान, इस नज़रिए से लोग देखते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे सम्मान भी उन्होंने, सत्कार भी किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस शाश्वत योगिक खेती में हमें प्रकृति का जो सहयोग मिलता है, प्रकृति के साथ में हमें पंछियों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमने पंछियों के लिए, आप जो देख रहे हैं ये अमरूद का पेड़ है, ऐसे जामुन के, अमरूद के, बेर के, ये आम के, सीताफल के, रामफल के, ऐसे बहुत सारे वैरायटी प्राकृतिक फलों के पेड़ लगाए हुए जो उनको खाने के लिए है। साथ ही साथ वो अपना बसेरा वहाँ पे बनाते हैं, और उनके पीने के पानी के लिए जो आप छोटा सा तालाब देख रहे हैं, जैसे धूप के सीज़न में यहाँ पे बहुत दूर दूर तक पानी नहीं होता है, तो उनको पीने के लिए वहाँ पे पानी का प्रबंध किया हुआ है। तो इनकी भी दुआएं हमें जमा होती है, जिससे भी हमें शक्ति मिलती है प्रकृति की सेवा करने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो पंछी है वो सिर्फ यहाँ पे आके खाते ही नहीं है, तो उस रिटर्न में जो भी हमारे फसलों पे कीट बैठते हैं उनको खाने का वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैंने अपने इस अनुभव में देखा हुआ है। तो मेरे सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो जो भी हम बाज़ार से फर्टिलाइज़र, कीटनाशक ला रहे हैं वो हमें बंद करना पड़ेगा, और वो सभी व्यवस्था अपने खेत में बनानी पड़ेगी। और उसका आधार जैसे मैंने आपको बताया कि देसी गाय है, देसी गाय। और दूसरी बात, हम जो फसल ले रहे हैं उस फसल से निकलना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गन्ने से गुड़ बना रहे और साथ साथ गन्ने का रस बेच रहे हैं। और मैंने इससे पहले सभी प्रकार की दालें भी, जैसे तूर है, मूंग है, उड़द है, चना है, कभी भी बाज़ार में बेचा नहीं, उसका दाल बनाकर बेचा। हम अगर मूंग बेचते हैं तो 30 रुपये किलो से जाता है, और मैं दाल करके बेचता हूँ तो 150 रुपये किलो मिलता है। मैं गन्ना बेचता हूँ तो 2,000-2,500 टन से जाता है, मैं उसका रस बेच रहा हूँ तो 15,000 रुपये मिल रहे हैं, और गुड़ बना रहा हूँ तो 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हमें अपने फसल से निकलने वाले धान का खुद वैल्यू करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इससे हमें प्रकृति की भी मदद मिलती है, लोगों का हेल्थ अच्छी होती है, जो हम दे रहे हैं उनको, उससे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, और हमें भी अच्छी आमदनी मिलती है। ओम शांति। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहला कदम तो यह है कि हम जो बीज बना रहे हैं वो बीज हमारे खेती से ही बनने चाहिए, क्योंकि हम बाज़ार से ला रहे हैं तो उसका अलग से खर्चा होता है, और आपको तो पता है बाज़ार में ज़्यादातर हाइब्रिड बीज मिलते हैं। तो हमारे इस शाश्वत योगिक खेती में हमें देसी बीज होना ज़रूरी है, वो हम खुद बनाएं, और फिर उसके आगे उससे निकलने वाली जो फसल है, ज़्यादातर किसान जो भी फसल होती है वो मार्केट में ले जाके बेचते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हम गन्ने से गुड़ बना रहे, फिर रस बना रहे, हम तो फिर इसके आगे और ये सोच रहे हैं कि जो हमारा गुड़ है उससे हम बिस्किट बनाएं। तो हमें हर समय हमारी सोच को समय अनुसार बदलते हुए कुछ अलग करके हमारे पास जो भी है उसका वैल्यू बढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी हमारे इस शाश्वत योगिक खेती में बने हुए फसल है, जैसे कि ये मूंग की दाल है, तो ये मूंग से हमने दाल बनाई है जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये गन्ने से बना हुआ गुड़ है, ये मूंग है
गेहूँ है, तुअर की दाल है, ये उड़द की दाल है, ये मकई है, ये ज्वार है, ये नींबू है, मूंगफली है, ये गुड़ की पाउडर है। देखो हम गुड़ 100 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन ये पाउडर 150 रुपये किलो से जाती है। तो हमें समय अनुसार हमारी सोच को बदलते हुए अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो आत्महत्या जो विषय है, आप देख रहे हैं वर्तमान समय बहुत सारे किसान हमारे आत्महत्या करते कर्जे की वजह से। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक समय ऐसा भी था कि जब मैंने ये शाश्वत यौगिक खेती शुरू की थी, तो शुरू करने के 3-4 साल बाद में ही करीब 10 लाख से ज़्यादा कर्जा हुआ था। और आज यह समय है कि वो पूरा कर्जा सिर्फ और सिर्फ खेती पर आने वाली अर्थव्यवस्था के आधार से मैं आज फिर से खड़ा हुआ हूँ। तो ये आप ज़रूर इसको ध्यान रखें, अपने जो भी हम फसल उगा रहे उसका हम मूल्यांकन करें, उसका मार्केटिंग का स्किल हम सीखें। और ये आप अपने अनुभव से कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के साथ में हम जो खेती कर रहे हैं, उस खेती में हमारा पारिवारिक सहयोग जो है वो संगठित रूप से होना ज़रूरी है। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, वो जो भी हम इस खेती में उगाते हैं उसका मार्केटिंग करने का जिम्मा बड़े भाई संभालते हैं। और हमारे मौसी है, माता जी है, या हमारे नाना जी अभी 98 साल के हैं, लेकिन इनका भी जो अनुभव है वो भी हम अपने खेती में लेते हैं। और इनके सहयोग से, इन सबके सहयोग से संगठित रूप से। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय परिवार के हमारे भाई बहन यहाँ समय प्रति समय आकर अपना सहयोग देते हैं। तो इसमें संगठित होना, परिवार का एक संग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है, 2 भाइयों में 5 एकड़ ज़मीन आपस में बढ़ जाती है, फिर दोनों अलग से करते, फिर अलग से मार्केटिंग करते, उसमें उनको ज़्यादा मेहनत होती है। यदि 2 भाई इकट्ठा होकर के 5 एकड़ ज़मीन एक ने जिम्मेवारी ली और मार्केटिंग की जिम्मेवारी एक ने ली, तो मैं कहता हूँ कि हम किसानों को जैसे आत्महत्या आदि जो हम देख रहे हैं वर्तमान समय, कर्जा, आत्महत्या के जो भी केसेस हम देख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें आत्मनिर्भर में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें संगठित रूप में परिवार को एक संग में लेकर के काम, परिवार का सहयोग, ईश्वरीय शक्ति, प्रकृति का सहयोग, इसी के फलस्वरूप ये जो भी आप ट्रॉफियाँ देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारे सोलापुर जिले के उत्कृष्ट ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार मुझे पूना में माननीय भारत के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार जी के हस्ते मिली थी। साथ ही साथ आदरणीय योग गुरु रामदेव बाबा आए थे और उनके द्वारा भी यह जिले के उत्कृष्ट ऑर्गेनिक फार्मर यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसी तहसील लेवल पर और बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा एक अच्छे कार्य के लिए उनके द्वारा मुझे सत्कार और सम्मान मिला था। तो ये सभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा इसमें मेरे से ज़्यादा मेरे पूरे परिवार का इसमें सहयोग, ईश्वरीय शक्ति और प्रकृति का भी सहयोग है। मेरे इस कार्य को देख करके यहाँ का जो अक्कलकोट तहसील कृषि कार्यालय है, उनके द्वारा मुझे 3 साल पहले 35 किसानों का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को गाइड करने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई। और पिछले 3 साल से ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हमारे 35 किसान कर रहे हैं, जो अपने ज़मीन से कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हमारा जो यह 35 किसानों का जो ग्रुप है, ओम शांति सेंद्रीय शेतकरी गट, इस ग्रुप को जिस तरह से हम 3 साल में हम काम कर रहे हैं, इस काम को देख कर के ज़िले के हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी सराहना और ये ज़िले का एक अच्छा और उदाहरणमूर्त ग्रुप हमारा बना है। तो आगे के लिए उनके द्वारा हमें 1000 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 500 किसानों को लेकर के इसी मॉडल को आगे बढ़ाना है, लोगों को प्राकृतिक खेती, यह नई योजना अभी शुरू ही होने वाली है, तो उसकी भी जिम्मेवारी हमारे यहाँ के डायरेक्टर है, उन्होंने हमारे ऊपर सौंपी है। तो यहाँ के सोलापुर जिला डायरेक्टर ने हमें इस ग्रुप को लीड करने के लिए जिम्मेवारी
जो भी प्रोडक्ट्स है ये सभी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इसमें मार्केटिंग में ये काफ़ी ज़रूरी है। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अच्छे से पैकिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग होना ज़रूरी है। हमने ये खुद का अपना ब्रांड बनाया और इसके वजह से आज यह सभी प्रोडक्ट्स मार्केट में लोग हमें एडवांस में बुक करते हैं। जो भी माल बनता है वो महीने 2 महीने में सब ख़त्म हो जाता है। तो सर्टिफिकेट होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। मैं सभी किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो शाश्वत यौगिक खेती है, इस खेती को आपको समझने के लिए हमारे नज़दीकी जो भी सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी के, वहाँ पर आप जाकर इसकी विधि सीख सकते हैं। और यदि आपको देखना है तो यहाँ पर तहसील अक्कलकोट, ग्राम सांगवी, यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिकल में ये खेती देख सकते हैं। फिर से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि समय अनुसार यदि हम समय को देखते हुए परिवर्तन नहीं करेंगे, रासायनिक खेती को छोड़ के हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं आएंगे, तो आगे चल कर के ये फर्टिलाइज़र या कीटनाशक हमें नहीं मिलेंगे। उस समय हम शुरू करने से अच्छा है हम समय से पहले शाश्वत यौगिक खेती करें, सफल खेती करें। अपना, प्रकृति का और हमारे सभी परिवार के लोगों का आरोग्य इसमें अच्छा हो सकता है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार रघुनाथ भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, परंतु देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही तो चमकता है। तो आइए हम भी कुछ ऐसा करें जो औरों के लिए हम प्रेरणा स्रोत बने। आज के इस सत्र में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और आप सभी भाई बहनों से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि कल का सत्र भी आप अवश्य ही अटेंड कीजिए, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, विशेष कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो कल का जो सत्र है वो प्रश्नोत्तरी का हमने रखा है, तो उसे आप जरूर अटेंड करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो आइए इस सत्र का समापन हम प्रभु पिता की याद से करते हैं। ओम शांति। आएगी बहार अपने गाँव में, आएगी बहार अपने गाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में। भारत का रखवाला आया, आया मुरली वाला रे, हर भारत का रखवाला आया, आया मुरली वाला रे। होगा सुख संसार सबकी बाहों में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में।